नमस्कार दोस्तों, शुक्र एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने जो अपना प्रॉमिस किया था उसका वही मैं पहला चैप्टर लेके आया हूँ कक्षा 12 का हिंदी में ठोस अवस्था। उसको आज हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठोस अवस्था बात कर लेते हैं कि कक्षा 12 में आरबीएससी की बात करें या जेट की बात करें तो इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट में, जेट में या आरबीएससी में। ठीक है, ठोस अवस्था मतलब ऐसा कह सकते हैं एक अवस्था है। किसी चीज की अवस्था है मतलब ऐसे बोलूं कि पदार्थ की अवस्था कितनी होती है। आपको भी पता है, आपने 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। पदार्थ की अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। उसमें से हम कौन सी अवस्था पढ़ रहे हैं? ठोस अवस्था। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की बात करूं तो ये हो जाएगी क्या? ऐसी अवस्था क्या? ऐसी अवस्था मतलब कोई अवस्था है, ठीक है। और अवस्था है तो इसमें क्या होगा? ठोस। आपने खूब अच्छे से सुना होगा कि ठोस होता है वो ऐसे होता है कि जैसे कि आपने पत्थर देखा है, ये है, चौक है, ये भी ठोस है। मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? ठोस, द्रव और गैस की बात करूं तो आपको पता है द्रव लिक्विड होता है, अर्थात ठोसों में अगर इसके कण की बात करूं तो सबसे पास पास है। तो ठोसो अवस्था में क्या होता है? कण पास पास होते हैं। जो कण है वो कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। अगर कोई चीज पास पास है, मैं बोल रहा हूँ क्या है, कण भी क्या होते हैं? पास पास होते हैं। मतलब ये होता है कि वो पास पास इसलिए हैं उनके बीच में आकर्षण बल सर्वाधिक है। क्या है? आकर्षण बल पाया जा रहा है और वो कितने? सर्वाधिक। क्या है? सर्वाधिक है। तो अब इसकी परिभाषा की बात करूं कि ऐसी अवस्था होती है, ठोस अवस्था होती है, क्या होती है? ऐसी अवस्था है जिसमें कणों के मध्य सर्वाधिक आकर्षण बल पाया जाता हो। आकर्षण बल पाया जाता है साथ ही कण पास पास हो। अगर मैं सीधी बात करूं कि ठोस अवस्था मतलब ठोस है, बहुत ज्यादा ठोस है, अर्थात ऐसी अवस्था है ये जिसमें कणों के मध्य सर्वाधिक आकर्षण बल पाया जाता है। मतलब ये चौक है, इसकी अगर मैं कण की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल इनके बीच में पाया जाएगा, क्योंकि बारीक कण है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अच्छे से। मतलब ऐसा कह सकता हूँ, अगर द्रव और ठोस की मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा पानी होता है। पानी क्या होता है? किसी भी बॉइल में रखे तो उस बॉइल में बहता टाइप में बहता रहता है, ठीक है, जबकि ठोस एक जगह रहता है। इसका मतलब ये होता है, अगर ठोस में बात करूँ तो सर्वाधिक आकर्षण बल किस में पाया जाएगा? ठोस में। उससे कम किस में पाया जाएगा? द्रव में। ठीक है, याद रखना कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों के मध्य सर्वाधिक आकर्षण बल पाया जाता है, कण साथ ही कण कैसे होंगे? पास पास होते हैं, उन्हें बोलते हैं ठोस अवस्था। उस अवस्था क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। ठीक है, समझ गए? ऐसे समझ आ गया? अब बात करूं ठोसों के गुण। ठोसों के गुण क्या क्या होते हैं? ठोस होते कैसे हैं, गुण क्या है, तो वो सारा हम बताते हैं कि सब आपको पता है कि एक पत्थर है, ये कोई
पत्थर है, ठीक है, इसमें कण पाए जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऐसे होंगे, एक मिनट होगा सुनो, ठीक है, मतलब ये पूरा पत्थर है, इसमें कण का रेडियस ऐसा है, ठीक है, इनके बीच में आपस में पाया जाएगा, इसके बीच में पाया जाएगा, परमाणु के बीच में आपस में पाया जाएगा, कैसे भी आपस में पाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होते हैं। याद रखो, ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होते हैं, अर्थात ये बोल सकता हूँ कि सॉलिड्स का क्या होता है, साइज एंड वॉल्यूम फिक्स होता है। क्या होता है, सॉलिड का साइज एंड वॉल्यूम फिक्स होता है। पहला पॉइंट समझ आ गया कि इनका आकार क्या होता है, फिक्स होता है, जैसा है वैसा रहेगा, समझिए। फिर बात करें दूसरा पॉइंट ही, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, जब आकार और आयतन फिक्स है या आकार और आयतन निश्चित है, तो इसका मतलब ये है, क्यों निश्चित है वो, उनके मध्य, कणों के मध्य सर्वाधिक आकर्षण बल पाया जाएगा। बल पाया जाता है, ठीक। तीसरा गुण की बात करें, हमको पता है कि कोई चीज़ है बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है, पास पास जुड़ी हुई है, तो उसको अगर हम गर्म करें या उसको गलाएं, तो कोई भी ऐसा पॉइंट जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है, उसे बोलते हैं गलनांक। तो इनका गलनांक की बात करूं तो ठोसों का गलनांक सर्वाधिक होता है। ठोसों का गलनांक सर्वाधिक होता है, समझ गए। आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, कणों का सर्वाधिक आकर्षण बल पाया जाएगा कणों के मध्य, और कणों के मध्य सर्वाधिक आकर्षण बल पाया जाता है, और ठोसों का गलनांक सर्वाधिक होता है। अगले पॉइंट की बात करता हूँ कि घनत्व। घनत्व ठोसों का सर्वाधिक होता है, ठोसों का सर्वाधिक होता है। अब इस बात के बारे में कैसे पता कि घनत्व सर्वाधिक होता है, तो इधर देख लेते हैं, सुनो। हमको पता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आपको पता है कि क्या होता है बच्चों, बोलो, कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो सर आपने कैसे कह दिया कि घनत्व ज़्यादा होता है? तो एक बात देखो कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि घनत्व होता है, घनत्व को डी से लिखते हैं, द्रव्यमान एम से और आयतन को वी से, तो मैं बोलूँ कि घनत्व इनवर्सली प्रोपोर्शनल और नॉर्मल वी नहीं होगा क्या? मतलब घनत्व वित्तनुपाती होगा ना, वित्तनुपाती होगा ना वी के, ठीक है। मतलब वी बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, और वी घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो इसका आयतन तो हमने बोला सबसे कम होता है, हिसाब से बात करें, सबसे ज़्यादा पास आकर्षण बल पाया जाएगा, छोटे छोटे अणु पास पास होंगे, तो सबसे कम आकर्षण बल तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस में से इसमें सबसे कम आकर्षण बल पाया जाएगा।
और सबसे ज्यादा आकर्षण बल पाया जाएगा तो आयतन सबसे कम पाया जाएगा। तो इसका आयतन सबसे कम है तो इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, समझ के क्लीन कर दो। आगे कुछ बात करता हूँ। ठोसों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, समझ आया कि ठोस क्या है, ठोस अवस्था क्या है। ठोस अवस्था वो अवस्था है जिसके मध्य अणुओं के मध्य, कणों के मध्य या आयनों के मध्य सर्वाधिक आकर्षण बल पाया जाता हो और अणु पास पास रहते हो, उस अवस्था को बोलते हैं ठोस अवस्था। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसके गुण की बात करता हूँ तो इसका पहला गुण होता है कि इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा गुण ये होता है कि इसके मध्य, कणों के मध्य जो कि सर्वाधिक आकर्षण बल पाया जाएगा, जिसकी वजह से ये पास पास जुड़े होंगे। ठीक है, इसकी आकृति भी निश्चित होती है। ठीक है, इसका गलनांक की बात करूँ, गलनांक क्या होता है। गलनांक वो होता है कि कोई भी ठोस अवस्था द्रव अवस्था में जिस बिंदु पर होती है उसे बोलते हैं गलनांक बिंदु। ठीक है, और गलना ऐसा बोल सकते हैं, ठोस का द्रव में गलना ही तो होता है। हम कहते हैं ना गल गया, वो गल गया, ऐसे ठोस का द्रव में होता है गलना। ठीक है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे बात करें टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड में अगर हम बात करें, जो कि टाइप्स ऑफ सॉलिड में ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं कि क्या होता है। टाइप्स ऑफ सॉलिड दो तरह के होते हैं। कितने तरह पढ़ेंगे हम? दो तरह के। एक क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्रिस्टलीय ठोस। समझ गए? पहला कौन सा है? क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब मैं बात करूं, जो क्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या डिफरेंस होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम भी है आभासी ठोस। क्या है? आभासी, आभास होता है, मतलब आभासी ठोस। ठीक है, इसका नाम की मैं बात करूं, इसका होता है वास्तविक ठोस। क्या होता है? वास्तविक ठोस। ये इसके दूसरे नाम है, या ऐसा लिख दूं मैं, इसको बोलते हैं आभासी ठोस। ठीक है, कोई दिक्कत? इंग्लिश में क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं। सॉलिड, इनको बोलते हैं सूडो ठोस। सूडो सॉलिड या अक्रिस्टलीय सॉलिड। अक्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, समझ आ गया? टाइप समझ आ गया? दो तरह के टाइप पढ़े हैं, उनमें से क्रिस्टलीय सॉलिड, अक्रिस्टलीय सॉलिड। क्रिस्टलीय सॉलिड को, क्रिस्टलीय सॉलिड को बात करना, क्रिस्टलीय सॉलिड को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय सॉलिड को बोलते हैं वास्तविक ठोस और अक्रिस्टलीय सॉलिड को बोलते हैं आभासी ठोस। ठीक है, क्लीन कर दूं। अब एक एक पढ़ते हैं अच्छे से। पहली बात कर लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होते हैं जिनके
कणों के मध्य या जिनके अणुओं के मध्य या जिनके आयनों के मध्य या जिनके परमाणुओं के मध्य एक निश्चित अरेंजमेंट पाया जाता है, एक निश्चित क्रम पाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग इनकी संरचना बनी होती है। इस प्रकार के ठोस क्या पाया जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस। मतलब अणु, आयन या परमाणु, इन सबको क्या बोल सकता हूं मैं? कण बोल सकता हूं, कण। अर्थात कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, व्यवस्था होती है। बात करें कि निश्चित व्यवस्था कैसे होती है, एक बात देखा है कि पहले के टाइम में सोच के देखो, जब शादियां होती थी तो उसमें जो खाना खाने वाले होते थे तो एक निश्चित क्रम में एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे बैठा देते थे। तो वो जो संरचना थी, बात करें कि एक के बाद एक अणु अगर क्रम से लगा हुआ है, निश्चित डायरेक्शन में लगा हुआ है, एक क्रम से लगा हुआ है, तो उसे बोलते थे, क्या बोलते थे? उसे तो पंक्ति बोलते थे। और इधर क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टलीय सॉलिड। कि मैं बोल रहा हूँ कि एक सॉलिड है, स्टेशन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अगर इस स्ट्रक्चर को देखें हम, तो इसमें ऐसा नहीं लग रहा क्या? एक के बाद एक, 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 कैसे चल रहा हूँ? एक के बाद एक क्रम से व्यवस्था है, अर्थात एक निश्चित व्यवस्था है। ऐसा भी कह सकते हैं, इसके लिए दूसरी वर्ड ले सकते हैं, निश्चित क्रम में लगे हों, लगे हों। कि कणों की एक निश्चित क्रम में लगे हो, या कण एक निश्चित क्रम में लगे हों, इस प्रकार के अणु क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और एक जो स्ट्रक्चर बनते हुए होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होती है। समझ आ गया? दूसरा पॉइंट ये लिख लिया, देख लो कि कणों की निश्चित व्यवस्था होती है किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में। अगर दूसरा पॉइंट की मैं बात करूं, आयतन व आकार क्या होता है? निश्चित होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, तो इसलिए हमने बोल दिया क्रिस्टलीय ठोस। फिर दूसरा पॉइंट की बात करें, इनका आकार भी अगर निश्चित व्यवस्था में है तो इनके बाद सर्वाधिक आकर्षण बल पाया जाएगा, और आकर्षण बल पाए जाने के कारण इनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होते हैं। तीसरा, एक ही नहीं देख रहे हो क्या? अगर ऐसे में लगाता चलूं 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसा करके आगे लिख सकता हूँ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसे कह सकते हैं घरों में जब टाइल्स लगती है तो मानो दो कलर की टाइल्स आई, एक वाइट कलर की टाइल्स और एक ब्लैक कलर की टाइल्स। तो टाइल लगाने वाला कैसे लगाएगा? एक वाइट फिर ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक। मतलब अगर मुझे चलना हो
कि एक पैर ब्लैक पे और एक वाइट पे रखूंगा, ऐसे चलते जाऊंगा तो लंबी दूर तक जा सकता हूँ, इसलिए इसे बोलते हैं दीर्घ परासी। दीर्घ परासी, इसका मतलब क्या होगा, होता है दीर्घ परासी। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट की बात करता हूँ। अगर मैं घनत्व की बात करूँ, पहले गलनांक क्या लेते हैं, गलनांक। भाई होता क्या है गलनांक? अगर गलनांक वो होता है कि याद रखना, जब भी कोई, अभी मैंने 1 मिनट पहले आपको पहले बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी कोई ठोस अवस्था द्रव अवस्था में कन्वर्ट होती है तो उसे बोलते हैं गलनांक। कि वह ताप, ऐसे लिख लूँ कि सॉलिड है, किसमें कहीं लिक्विड में, और एक टेम्परेचर यहाँ पे जिस पे ये लिक्विड होगी वो टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु, ठीक है, समझ आ गया? गलनांक बिंदु बोलते हैं। याद रखना, गलनांक की बात करूं तो सर्वाधिक किसका होता है, इनका होता है। ये बात तो हमें आपने सर, ये बात तो आप बोलोगे, ये बात तो सर आपने ठोस की अवस्था में, ठोस के गुण में बताई थी कि ठोस का गलनांक सर्वाधिक होता है, तो इनमें क्या डिफरेंस हुआ क्रिस्टलीय में, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका जवाब ये है कि आपने देखा होगा शुगर होता है, शुगर क्रिस्टल सॉलिड है, उसमें क्या है, जब भी हम शुगर को एक कटोरी में लो, उसको रख दो इस पे गर्म करने के लिए, गैस पे रख दो, स्टोव पे रख दो, कुछ पे भी रख दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी हमने इसको रखा तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही इसका एक टेम्परेचर आया, मान लो इस पर बोल दिया मैंने कि 48 डिग्री टेम्परेचर था, जिस पर क्या हुआ, पूरा की पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, कि पूरा ठोस द्रव में कन्वर्ट हो गया, द्रव में बदल गया। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होता है, क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर होता है। तो याद रखना, इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित बिंदु पर मिलता है, निश्चित बिंदु पर मिलता है, ठीक है। अर्थात एक ऐसे बोल सकते हैं, कोई और भी लिक्विड कंपाउंड ले ले और उसको क्या गर्म किया, तो याद रखना इसके सारे अणु एक जैसे 48 डिग्री हुआ तो इसके पूरे अणु एक साथ पूरे क्या हो गए, द्रवावस्था में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक फिक्स पॉइंट हो गया। ऐसे बोल सकते हैं कि 4 पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पर आकर बात करूँ, इस पॉइंट पर आकर पूरा द्रवावस्था में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक फिक्स पीक आ गया। एक पीक पॉइंट होता है जिसको पूरा द्रवावस्था में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। कौन, ठोस अवस्था द्रवावस्था में बदल गई, इसको क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु। कैसे होता है, निश्चित होता है। अगला पॉइंट की बात करूं, ये होते हैं विषमदेशी। इसको समझने के लिए बहुत अच्छे से है, ध्यान रखना, विषमदेशी होते हैं। कैसे होते हैं, विषमदेशी। अक्सर ये विषमदेशी क्या होते हैं, विषमदेशी क्या होते हैं, याद रखना कि विषमदेशी क्या होते हैं, समझ रहे हो अच्छे से कि विषमदेशी का मतलब है, विषम मतलब भिन्न, ऐसे बोलते हैं विषम को, भिन्न, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, ऐसे बोलते हैं अलग अलग, ठीक है। देशी हम ऐसे याद रखें कि भिन्न भिन्न, देशी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज को याद रख लें, ये भिन्न भिन्न फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या याद रखोगे, भिन्न भिन्न भौतिक गुण। अब भौतिक गुण क्या क्या है, सुनो, अपवर्तनांक, फिजिक्स में पढ़ा होगा, अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और चालकता, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं तो भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण, और जो ये भौतिक गुण है वो क्रिस्टलीय सॉलिड में जिस भी दिशा में जाएंगे, दिशा मतलब ऐसे बोलो भिन्न भिन्न दिशा, अगर भिन्न भिन्न दिशा में हम जाएंगे, भिन्न भिन्न दिशा में जाएंगे तो ये भौतिक गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। दोबारा सुने, क्या कर दिया सर, सुनो कि अरे यार ठीक,
विषम देशिक मतलब विषम का मतलब भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, अलग अलग। देशिक का मतलब ऐसा माने कि भौतिक गुण, कि इसलिए सॉलिडों के भौतिक गुण। अब भौतिक गुण क्या है कि अपवर्तनांक और चालकता और भी जो भी है भौतिक गुण, वो भौतिक गुण जिस दिन अलग अलग दिशा में जाएंगे तो हमें अलग अलग मिलेंगे। क्या होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि भौतिक गुण, सुनना दोबारा, कि विषम देशिक का मतलब होता है कि ठोस के जो भौतिक गुण है और भौतिक गुण उस ठोस में जिस भी दिशा में जाएंगे उस दिशा में हमें अलग अलग मिलेंगे। इसे बोलते हैं विषम देशिकता, कि भौतिक गुणों का अलग अलग दिशा में जाने पर अलग अलग मिलना क्या कहलाएगा, भौतिक गुण। लिख ले कि भौतिक गुणों का अलग अलग दिशा में जाने पर अलग अलग मिलना विषम देशिकता कहलाता है। भौतिक गुण ये है। सर अब हमें करके बताओ कैसे, तो देखो मैं बता भी देता हूँ। ये देखो, ये वो ठोस है, किसलिए ठोस। अगर इसमें मैं एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, देखना, इसलिए मैंने अब तक इसको बना के रखा था, इस डायरेक्शन में गया। और अगर मैं ये अच्छे से क्या है बात करूँ ऐसे, तो देखो ये ऐसे, ये यहाँ ऐसे होता है। ये मतलब ऐसे बोल सकते हैं, देखो इधर से इधर गए, इस डायरेक्शन में गए, तो देखो एक ये कलर का आया, फिर ये कलर का, फिर ये कलर का, इधर देख लो ये कलर का, फिर ये अलग अलग आया, ठीक है। फिर इधर से इधर गए, देखो इधर से इधर गए, तो सेम कलर के नहीं आ गए क्या, और इधर भी देखो सेम कलर के आ गए, मतलब इधर गए तो अलग हुआ बिहेव, इधर गए तो अलग हुआ। तो मतलब समझिए ना कि अलग अलग दिशा में जाने पर भौतिक गुण अलग अलग हो जाना क्या कहलाता है, विषम देशिकता कहलाता है। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा अच्छे से। कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, अगर फिर भी दिक्कत है तो नोट्स मिलेंगे आपको, उनमें देख लेना। जैसे चैप्टर खत्म होगा, अभी नहीं, चैप्टर जैसे ही खत्म होगा आपको नीचे लिंक में नोट्स मिल जाएंगे पूरे, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये समझ आ गया, कोई दिक्कत है फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला बात की थी कि क्या की थी, इसकी निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित इसका अरेंजमेंट होता है, फिक्स अरेंजमेंट होता है, मतलब व्यवस्थित क्रम में अणु लगे हुए होते हैं। दूसरा आयतन आकार निश्चित होता है। तीसरा दीर्घ प्राची होती है, बताया था, अच्छे से बताया था ये तो मैंने। चौथा गलनांक वाला बता दिया, ये निश्चित होता है, शार्प होता है। पांचवा विषम देशिक होता है। अगला पॉइंट 6 पॉइंट की बात करें, अगर मैं इसके 6 पॉइंट की बात करता हूँ तो विदलन का गुण, विदलन गुण। अब विदलन क्या होता है सर, याद रखो, विदलन होता है काटना। क्या होता है, काटना। अगर कोई वस्तु को मैं काटूं, अगर मैं किसी पिछले ठोस को काटूं, मैंने सपोज कर ऐसे काटा, तो मतलब एक फिक्स कटेगा, फिक्स अणु मिलेंगे दोनों तरफ। क्या मिलेंगे, दोनों तरफ फिक्स मॉलिक्यूल मिलेंगे, मतलब एक साफ खड़ी काट मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो एक साफ विदलन मिलेगा। साफ मिलेगा, ठीक है, मतलब एक समान भाग प्राप्त होंगे काटने पर अंदर से, ठीक है। अंदर से कैसे होंगे, एक समान प्राप्त होंगे, इसको बोलते हैं विदलन, ठीक है। ये इसके गुण है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। एक फिर देख लो अच्छे से, फिर अगला सॉलिड जो है वो हम करेंगे। बिठा दो, दूसरा है एक्टिव ठोस। इसमें इतना दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिसको किसकी समझ आ गया उसको एक्टिव में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात करें कि उसमें अरेंजमेंट ज़्यादा फिक्स था, इसमें एक व्यवस्थित अरेंजमेंट नहीं पाया जाता। इसमें
कणों का व्यवस्थित विन्यास नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है। ठीक है, पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। दूसरी बात करें, आयतन व आयतन निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित, उल्टा तो कर रहा हूं मैं, नहीं होते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट की मैं बात करूं, आयतन हो गया, कण हो गए, गलनांक। गलनांक की मैं बात करूं, याद रखो, ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं कि पहला पॉइंट हो गया था, इसकी व्यवस्था निश्चित नहीं होती, अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता, अलग अलग होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी कहाँ कभी कम। दूसरा, आयतन जब अरेंजमेंट फिक्स नहीं है तो कभी आयतन ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी उधर हो जाएगा, मतलब फिक्स आयतन और आकृति निश्चित नहीं होती। तीसरा, गलनांक, जो आपको बताती है ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलती है, उससे बोलते हैं गलनांक। अब देखो, एक कुर्सी चेयर ले लिया, इसका उदाहरण क्या है, चेयर, प्लास्टिक या रबड़, ठीक है, या कांच, तीनों चीज ले सकते हैं। मैंने बोला प्लास्टिक ले लिया, ऐसे थोड़ी है, प्लास्टिक गर्म किया, मानो मैंने उसको, पहले 0 डिग्री, फिर बढ़ता गया टेम्परेचर, पहले इसका एक पाया मुड़ेगा, फिर दूसरा पाया मुड़ेगा, धीरे धीरे कुर्सी पिघलेगी, फिर वो धीरे धीरे पूरी पिघल जाएगी। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ था एक टेम्परेचर आया पूरा पूरा पिघल गया, नहीं। इसका मतलब इसकी गलनांक की मैं बात करूँ तो गलनांक क्या होता है, एक रेंज में होता है, मतलब इधर से पिघलना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक ये पिघला, मतलब एक परास में होता है। कैसे होता है, परास में पाया जाता है। गलनांक कैसे पाया जाएगा, एक परास में, मतलब जैसे 40 डिग्री से पिघलना स्टार्ट लगा, 80 डिग्री तक पिघला, तो ऐसे एक परास होती है जिसमें काम करता है किसका, गलनांक। समझ आ गया। चौथी बात करता हूँ, अगर इसका चौथी बात करूं तो उसमें मैं इसका बात करूं इसकी विचलन की। जब मैंने बोला इसका अरेंजमेंट ही फिक्स नहीं होता है, इसका अरेंजमेंट ही फिक्स नहीं होता है, इसको काट दो अलग अलग मिलेगा, मतलब कोई खड्डा कहीं नहीं, कहीं खड्डा है, मतलब इधर धसा हुआ है, इधर धसा हुआ है, ठीक है, तो अरेंजमेंट ही अलग अलग मिलेगा। अरेंजमेंट ही अलग अलग मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ विचलन हो गया, मतलब इसमें क्या था, उसमें तो एक समान मिल रहा था, इसमें भिन्न भिन्न मिल जाएगा। अगर पांचवें पॉइंट की बात करूं, गलनांक हो गया, विचलन हो गया, आयतन हो गया, एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है इसका समदेशिकता। अब उसमें क्या था, विषमदेशिकता, इसमें समदेशिकता, ये याद रख लो। इसमें क्या होगा, समदेशिक होगा, जिधर भी जाएंगे भौतिक गुण समान मिलेंगे। क्या बोलोगे, उसमें क्या था, अलग अलग, इसमें क्या बोलोगे, जिधर भी जा रहे हैं भौतिक गुण समान मिलेंगे, ठीक है। इसे तो बोलेंगे समदेशिकता। विषमदेशिकता तो उल्टा बोला था, इसमें आ गया। फिर इसका अगला पॉइंट बात करूं, मैं बोल रहा हूँ जब अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि हम ज़्यादा दूर तो चल नहीं सकते, यही चेंज हो गया, मैं थोड़ा सा आगे गया टाइल में, दूसरी टाइल आ गई, अजीब सा ही हो गया ये। इसका मतलब ये क्या हो गया, लघु परासी, क्या हो गए, लघु परासी। समझ गए। अगर इनके उदाहरण की बात करता हूँ, उदाहरण की एक इसलिए क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसमें लिखोगे क्या था, दोनों के उदाहरण की बात कर लेते हैं। सारा हो गया, एक साथ ही लिख लेते हैं उदाहरण।
क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। इसका उदाहरण की बात करूँ तो चीनी, और बात करूँ क्या हीरा, इसकी बात करूँ कांच और प्लास्टिक, ठीक है। और क्या हो सकता है, कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, रबड़ बोलते हैं रबड़, ठीक है, रबड़ भी कहते हैं हम, रबड़। लेकिन हमने तो एक बात तुमने अब तक मेरे से नहीं पूछी है कि सर इनको तो आपने एक नाम बोल दिया था आभासी ठोस, जबकि इनको आपने वास्तविक ठोस बोला, ऐसा क्यों? पूछना चाहिए था। तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ। तो मतलब ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि हमारे ऐसा क्यों होता है। तो सुनो, जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनका एक गुण होता है बहने का। जैसे पानी बहता रहता है ना, ऐसे बहने का गुण पाया जाता है। कैसे गुण पाया जाता है? बहने का गुण। जैसे पानी क्या होता है, बहता है, ऊपर से नीचे मान लो पानी बह रहा है, ऐसे इनका क्या होता है, बहने का गुण होता है। इसलिए बहने के गुण के कारण इनको बोलते हैं आभासी ठोस। आभासी ठोस द्रव के जैसा गुण पाया जाता है, मतलब द्रव का जो है बहने का गुण, द्रव के जैसा गुण पाया जाता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि अधिकांश काफी सालों के बाद अगर कोई कांच लगा रहता है तो खिड़कियों के कांच नीचे से मोटे हो जाते हैं, ऊपर से पतले हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो याद रखना, इसका आंसर ये होगा क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और उसमें क्या होता है कि बहने का गुण होता है, और वो स्लो बहने का गुण होता है, नहीं कि बस आया बह गया पूरा पूरा, नहीं, बहुत धीरे धीरे बहता है वो। तो अर्थात लंबे समय तक लगे हुए कांच बहने के गुण के कारण वो नीचे की तरफ बहते हुए कण नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से नीचे का साइज क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ऊपर का साइज पतला हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना। क्वेश्चन आता है कि लंबे समय तक लगे हुए खिड़की और दरवाजे नीचे से मोटे हो जाते हैं। लंबे समय तक लगे खिड़की के कांच नीचे से मोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इसका आंसर ये बता ही दिया था मैंने, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, उसका बहने का गुण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं, या नीचे आ जाते हैं, नीचे मोटा हो जाता है। क्योंकि इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस बोलते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में लिखना चाहूँगा, वास्तविक ठोस बोलते हैं, ठीक है। और ये सारा जो हमने दोनों पढ़ा है वो क्या हुआ, पार्टिकल से पढ़े। अर्थात इनका बेस क्या था कि अणुओं की व्यवस्था के आधार पर हम इनको पढ़े। कितने भागों में? 2 भागों में, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद बंध के आधार पर पढ़ेंगे, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, जो भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद और लास्ट में आपको मैं सारा का सारा मैटर आपको स्कैन करके नीचे आपको PDF मिलेगी, जिसमें आपको जो ये लिखा हुआ है अच्छे से इनके नोट्स, हैंड नोट्स, प्लस इनमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो सारा आपको नीचे मिल जाएगा। तो देखें, धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आगे का नेक्स्ट वीडियो आपको कल अवेलेबल हो जाएगा।